इस वक्त पूरी दुनिया की नजर अमेरिका पर है। यहां राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम को लेकर हर देश उत्सुक है। खासतौर पर एशिया महाद्वीप और इसमें भी भारत इस तरफ बेसब्री से नजर बनाए हुए है। अमेरिका में इस बार राष्ट्रपति चुनाव कई मायनों में खास रहा है। चुनाव प्रचार से लेकर ट्रंप और बाइडेन की गर्मागर्म बहस, एक दूसरे पर निजी हमलों के बीच दुनिया के कई देश अमेरिका से भविष्य के अपने रिश्तों को लेकर गहरी सोच में हैं। भारत के लिहाज से अमेरिका के सामरिक और सियासी रिश्तों का भविष्य काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जीत चाहे किसी की भी हो, लेकिन अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के ये चेहरे हर मायने में भारत के लिए काफी सहज और रिश्तों को मजबूत करने वाले कहे जा सकते हैं। चीन और पाकिस्तान सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत को हमेशा से अमेरिका का साथ मिलता रहा है। वैश्विक पायदान पर तेजी से बढ़ते भारत के साथ अमेरिका का हर राष्ट्रपति बेहतर भविष्य की संभावनाएं तलाशता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे अमेरिका के चुनाव परिणाम की। परिणाम जो भी हो, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत के साथ संबंध कैसे होंगे। अगर जो बाइडेन जीतते हैं तो क्या परिस्थितियां रहेंगी, और ट्रंप वापसी करते हैं तो क्या स्थितियां रहेंगी। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस चुनाव पे निगाहें पूरे दुनिया की टिकी हुई थी, और चुनाव परिणाम को लेकर के केवल यूएस उत्सुक नहीं है, दुनिया का हर मुल्क जानना चाहता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया होगा कौन, व्हाइट हाउस पे कब्जा किसका होगा। तो चलिए इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ अटलांटा यूएस से जुड़े हुए हैं एनआरआई उद्यमी अजय सुराना जी, और विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका। मैं सर आपके पास आना चाहूंगा। अजय सर, अभी अगर वहां की बात की जाए, काफी रोचक मुकाबला रहा, और जो बताते हैं लिखने वाले आर्टिकल्स और जो चीजें देख रहे हैं कि डिफरेंट इलेक्शन रहा ये, चाहे तलखी रही हो, चाहे पैसे की बात रही हो, या फिर एक सभ्य भाषा में कहें तो फरेब और झूठ का सहारा भी लिया गया है, जैसी चर्चाएं रहती हैं। तो अमेरिकन क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर? अमेरिका में इन जनरल पॉपुलेशन जो है दो भागों में डिवाइडेड है अभी। एक जो भाग है वो जनरली अमेरिका के रूरल इलाकों में रहता है, जो कि ट्रंप के सपोर्ट में अभी, और जो शहरी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, और जो यहाँ की जो सबर्बन जो इलाके हैं, वहाँ की औरतें जो हैं, उनका झुकाव जो है बाइडेन जी की तरफ ज्यादा है। और दूसरी बात यहाँ इस इलेक्शन में ये है कि ये आपने जो भी बातें कही है वो सब सही है कि बहुत ही डिवाइडेड कंट्री है आज के दिन यहाँ, और उसके डिवीजन के मुख्य कारण जो अगर देखा जाए तो ट्रंप को माना जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं यहाँ के। और दूसरी जो बड़ी विशेष बात हुई है यहाँ के इलेक्शन में वो ये है कि जो ट्रंप का खेमा है, शुरुआती दिनों में ट्रंप जी ने ये अफवाह फैलाई कि ये जो मेल इन वोटिंग होती है जनरली इस कोविड के टाइम में
लोग बहुत डरे हुए हैं, लोग है सो भीड़ भाड़ की जगह नहीं जाना चाहते हैं, और लेकिन इन्होंने स्टैंड लिया कि कोविड जो है एक हॉक्स है, कोविड का कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है ह्यूमन हेल्थ पर। और तो उसके कारण क्या हुआ कि इनके जो सपोर्टर्स हैं वो जनरली जो है मेल इन वोटिंग को अवॉइड करके वो जिस दिन वोटिंग का दिन होता है उस दिन वो गए। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो शहरों में रहते हैं, जिनको साइंस और की ज्यादा जानकारी है, उन्होंने ये तय किया कि हम लोग अपने वोट जो है एब्सेंटी वोट देंगे, मेल से देंगे। तो इस बार जो जनरली जो 1916 के जो चुनाव थे उसमें अगर मेल इन वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम था, इस बार तो कई जगह ऐसी है कि 100% वोट जो है मेल इन से हुए। मेलिंग से हुए हैं। हाँ, तो अब क्या हुआ है कि यहाँ के पूरी व्यवस्था में, चूंकि एक तो वर्कर्स की कमी है कोरोना और के कारण, और मेल इन वोटिंग होने के कारण और व्यवस्था में बहुत दबाव है अभी वोट काउंट करने का और का, तो इसलिए जो ये स्थिति अभी तक उभर के आ नहीं पा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 10 करोड़ लोग बैलेट के बजाय वैसे वोट डाला उन्होंने, मेल के जरिए या फिर डाक के जरिए जो भिजवाया है, करीब 10 करोड़ लोगों ने। तो 2/3 ऑफ द टोटल जो लास्ट ईयर वोट गिरे थे ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के बीच में जितने वोट गिरे थे वो थे 135 मिलियन, 13.5 करोड़ वोट थे। इस बार जो है 10 करोड़ वोट जो है वो मेलिंग और अर्ली वोटिंग में आए हैं। जी बिल्कुल। तो एक बात और यहाँ पे उठती है कि ट्रंप कुछ देर पहले भी बयान जो उन्होंने जारी किया, कहा कि वो कोर्ट का भी रास्ता देख सकते हैं और जो वोटिंग हुई है उससे उनको भरोसा नहीं है। तो ये क्या माने इसको देख के, इसको जो इनका बयान है, इससे हिंदुस्तान में जनरली अगर कोई इस तरह की चर्चाएं करते हैं काउंटिंग के दरमियान तो ये लगता है कि बौखलाहट है। वहां कैसे देखते हैं इनके इस बयान को? इनके जो छवि है ट्रंप की जनरली, या तो कुछ लोग जो इनके समर्थक है वो सोचते हैं कि इसके मन में इंपल्सिव नहीं है, इनके मन में जो आता है तुरंत बोल देते हैं कुछ भी विदाउट एनी रिपरकशन। जो इनके समर्थक है उनका ऐसा है, और जो इनके विरोधी हैं वो ये सोचते हैं कि ये बहुत ही जो है वो झूठ बोलते हैं। जो पढ़े लिखे जो अर्बन लोग हैं वो बड़े आदी हो चुके हैं, इनके लोग 4 सालों में इनके झूठ के आदी हो गए हैं। एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने इनके 4 सालों में झूठ का कंपाइलेशन किया, तो इन्होंने टोटल अपने 4 साल के कार्यकाल में प्रूवन 4700 कुछ झूठ बोले, जो प्रूवन है कि एकदम जो आया मन में बोल दिया, उसका कोई नहीं। तो ये भी जो है ये इनका एक इंपल्सिव बिहेवियर है हमारे हिसाब से, कि ये जो भी मन में आया वो बोल दिए, जबकि अभी चुनाव का कोई डिसीजन हो नहीं पाया है। जब तक वो जितने वोट गिरे हैं, और यहाँ का संविधान ये कहता है कि जब तक एक एक वोट काउंट नहीं हो जाए तब तक जो है वो डिसाइड नहीं होता है कोई भी कैंडिडेट। जी, और मैं वापस बात यह है कि यहाँ टिकट सिस्टम होता है, थोड़ा अलग है भारत से हट करके। आपसे हम लास्ट टाइम भी मिले थे हिलरी जी के चुनाव के टाइम में, हमने आपको कहा था ट्रंप जीतेंगे लास्ट टाइम, अगर आपको याद होगा। यस सर, बिल्कुल। 1 महीना पहले ही हमने कहा था ये बात। तो लोगों को बड़ा उत्साह था इनको लाने का लास्ट टाइम, लेकिन अभी जो है इन्होंने इन 4 सालों में कंट्री को बहुत डिवाइड किया है। अर्बन लोग जो है बड़े सिकुड़े हुए फील करते हैं, बहुत एंजाइटी है उनमें। एक तो कोविड को लेकर एंजाइटी है, एक जो है दूसरे चीजों को लेकर के बहुत एंजाइटी है। तो देखिए अब आगे के, अभी आने वाले 3-4 दिनों में कुछ जो स्विंग स्टेट जिनको कहते हैं, यहाँ के 6 या 7 स्विंग स्टेट हैं इस बार, उनकी वोटिंग चल रही है, और शायद अंतिम रिजल्ट आते आते 3-4 दिन लग जाएंगे। बिल्कुल, अभी पूरी पिक्चर क्लियर होना अभी बाकी है, और तब तक दिल थाम के बैठना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति जानना चाहता है कि यूएस में कौन मुखिया होगा। मैं प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। सर, मुखिया जो भी बने यूएस का, ट्रंप बने या बाइडेन बने, लेकिन भारत के साथ में क्या मान के चलें कि अभी तक तो ये रहा है कि अमेरिकन फर्स्ट, उनके हित पहले मान के चलते हैं हर जो भी वहां का राष्ट्रपति बनता है। बाइडेन या ट्रंप, इसमें कुछ उनका जो अब तक का हम अगर रिकॉर्ड देखें या फिर पूरे इलेक्शन कैंपेन में उनका जो भी कुछ तजुर्बा रहा या जो उन्होंने बातें शेयर की हैं, उससे कुछ हम एनालिसिस कर सकते हैं। क्योंकि ट्रंप को तो हम देख ही रहे हैं, बाइडेन अगर बनते हैं तो भारत के रिश्तों पर क्या फर्क पड़ सकता है? ट्रंप या बाइडेन, दोनों को अगर हम देख करके चलते हैं तो क्या ट्रंप से बदलाव आ पाएगा जो अब तक का उनका कार्यकाल रहा और जो भारत के साथ उनके रिश्ते रहे,
और बाइडेन अगर आते हैं तो कुछ नई तस्वीर सामने आएगी? देखिए योगेंद्र जी, प्रजातांत्रिक व्यवस्था की जो विकासशील देशों की बुराइयां हैं वो अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अमेरिकन व्यवस्था की अच्छाइयां थी वो तो विकासशील देशों में नहीं आई, लेकिन विकासशील देशों में प्रजातंत्र की बुराइयां हैं वो अमेरिकन राजनीतिक व्यवस्था में पहली बार इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई है। जैसे अजय जी ने कहा कि इन्होंने पूरा ध्रुवीकरण कर दिया अमेरिकन समाज का, अमेरिकन राजनीति का, और ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति पे क्या असर पड़ सकता है। अगर इस सवाल को हम देखें तो ट्रंप अगर पुनः बनते हैं राष्ट्रपति तो सबसे ज्यादा खुशी की बात होगी रूस और चीन के लिए, क्योंकि अमेरिका एक महाशक्ति है और महाशक्ति के कुछ दायित्व होते हैं, नैतिक दायित्व होते हैं, एक उदारवादी दृष्टिकोण होना चाहिए जिससे कि वो अपनी महाशक्ति की स्थिति को जस्टिफाई कर सके, लेजिटिमाइज कर सके। अगर ट्रंप बनते हैं तो अमेरिका की विदेश नीति फिर से अमेरिका फर्स्ट की बात आएगी, फिर से यही आएगा कि अमेरिकन एक्सक्लूसिव, अमेरिकन नेशनलिज्म की बात होगी, तो उससे अमेरिका की सुपर पावर के रूप में स्टेटस है वो कुछ कमजोर होगी। दूसरा, भारत के लिए क्या हो सकता है? भारत के लिए पॉपुलर लेवल पे भारत के प्रधानमंत्री और ट्रंप की केमिस्ट्री अच्छी थी। हाउडी मोदी बहुत बड़ा फंक्शन किया। शायद उसमें ट्रंप का ये इंटरेस्ट था कि अगर इस तरह से करेंगे तो लगभग 1% के करीब वोटर हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडियन डायस्पोरा के हैं। तो ट्रंप ने सोचा कि वो वोटर हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के ट्रेडिशनली नहीं रहे हैं तो उनकी तरफ झुकाव होगा, ऐसा उन्होंने मान के चला। लेकिन ट्रंप की जो कुछ पॉलिसी थी, एक वीजा को लेके, माइग्रेंट्स को लेके, उससे भारतीय हर्ट फील कर रहे हैं, उससे सोच रहे हैं कि भारतीयों का हित को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए भारतीय जो लोग लुभावनी बातें थी उनमें नहीं आके अभी भी डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ रहे हैं। उसका एक कारण अन्य है, वो जो कमला हैरिस भी हो सकता है जो भारतीय ओरिजिन की हैं और परंपरागत रूप से भारतीय वोट डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर भी कुछ झुकाव रिपब्लिकन पार्टी की तरफ गया है। प्रोफेसर साहब, एक सवाल और है मेरा। यहाँ दो बातें निकल करके आ रही थी पूरे इलेक्शन के दरमियान, क्योंकि आपको ध्यान होगा हाउडी मोदी जो चला, फिर नमस्ते ट्रंप, ये दोनों चले, तो काफी जो इंडियंस हैं वहां पे और वो ट्रंप के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहे थे कि भारत के साथ काफी लगाव रखा है। कोरोना की बात हो या फिर चाइना के साथ में जो मनमुटाव रहा या फिर गलवान घाटी का मामला है, तो इन तमाम परिस्थितियों के अंदर और तालिबान के साथ में जो कतर में चर्चा हुई उसमें भी मुझे लगता है कि अगर अमेरिका की भूमिका नहीं होती तो भारत को इसमें शामिल नहीं किया जाता। इन तमाम स्थितियों को देख करके ऐसा लग रहा है कि भारत के प्रति बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहा। लेकिन दूसरी बात ये भी आती है कि बीच बीच में वो श्वेतों को खुश रखने के लिए वीजा पॉलिसी में भी अड़ंगा लगाते रहे, तो दो बातें उनके सामने आती है। लेकिन यहाँ मैटर रखता है कमला हैरिस का। उनको कैंडिडेट बनाने के बाद आपको लगता है कि झुकाव जो ट्रंप और मोदी की एक अच्छी केमिस्ट्री बैठी थी जिसकी वजह से टॉप कॉर्नर बन रहा था ट्रंप के प्रति, कमला हैरिस ने उसे खारिज किया होगा और वापस डेमोक्रेट्स की प्रति इंडियंस का लगाव रहा होगा। मैं अजय जी से भी जानना चाहूंगा क्या स्थितियां रही, लेकिन आपसे जानना चाहता हूं कुछ पता लगा हो कि ये कुछ पॉलिसी या फिर कहें कि कैंडिडेट बदलने से कुछ असर हुआ हो इसका। देखिए योगेंद्र जी, जो नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी का नारा था वो मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल सपोर्ट के रूप में और इलेक्टोरल सपोर्ट के रूप में ट्रांसलेट हो पाया। वो केवल नारा मीडिया के लिए था, लोगों की बातचीत के लिए था, लेकिन वो पॉलिटिकल सपोर्ट में पॉलिटिकल कैपिटल के रूप में ट्रांसफर नहीं हो पाया है। जहां तक अमेरिका की विदेश नीति और भारत के साथ संबंधों का सवाल है, अमेरिका की विदेश नीति है वो हाईली प्रोफेशनल तरीके की है, सिस्टमेटाइज्ड है। उसमें इंडिविजुअल का फर्क तो पड़ता है, नेतृत्व का फर्क पड़ता है, लेकिन नेतृत्व का उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सीनेट का कंट्रोल होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का कंट्रोल होता है। तो होल सोल प्रेसिडेंट उतना नहीं है विदेश मामलों को लेके जितना होना चाहिए, कि जितना हम मानते हैं। तो अमेरिका की विदेश नीति कोई बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगी ट्रंप के जीतने से या
बाइडेन के आने से भारत के साथ संबंधों पे असर नहीं पड़ेगा। जो भारत के साथ संबंध सुधरे हैं वो ओबामा के टाइम शुरू हो गए थे। पहले अमेरिका ने एशिया पैसिफिक का कंसेप्ट लिया, साउथ ईस्ट एशिया पे फोकस किया। उन्होंने देखा कि इससे चाइना कंटेन नहीं होगा, तो इंडो पैसिफिक का एक कंसेप्ट लाए और भारत को उसमें जोड़ने की कोशिश की। फिर क्वेड बनाया, उसमें जोड़ने की कोशिश की। तो ये अमेरिका की स्ट्रेटेजी है कि भारत के साथ किसी न किसी रूप में अलायंस करे। लेकिन भारत ये चाहता है कि अलायंस नहीं करके केवल पार्टनरशिप रखें अमेरिका के साथ। दोनों के हित का कन्वर्जेंस हो रहा है भारत और अमेरिका के, और वो हित के कन्वर्जेंस की वजह से दोनों नजदीक आ रहे हैं। चाहे बाइडेन जीते चाहे ट्रंप जीते, भारत और अमेरिका के संबंध मेरे ख्याल से कोर्डियल रहेंगे, अच्छे रहेंगे। और अमेरिका की जरूरत इस समय भारत को साथ लेने की बहुत ज्यादा है। भारत से भी कहीं ज्यादा अमेरिका चाहता है कि भारत साथ आए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका के लिए चीन और रूस जिस तरह की चुनौती उभर कर सामने आ रहे हैं, ईरान और नॉर्थ कोरिया में अमेरिका की स्थिति अच्छी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर भारत साथ नहीं देता है अमेरिका का, तो अमेरिका के एक महाशक्ति के रूप में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि भारत और अमेरिका के संबंध कोई भी प्रेसिडेंट बने अच्छे रहेंगे। सर अजय सर, आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप, इसका कुछ, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, ज्यादातर लोगों ने डेमोक्रेट का साथ दिया है। पिछले इलेक्शन में जरूर एक इंडियंस ने भी ट्रंप का साथ दिया है कि नया एक वो देखने के लिए कि ये बिजनेसमैन भी है और देखते हैं क्या कुछ अच्छा रह सकता है। लोगों में एक लालसा थी कि नॉन पॉलिटिकल कैरियर वाला एक अगर कोई राष्ट्रपति बनता है तो वो कैसे एक रिजल्ट देता है अमेरिका को, इस कारण से एक लोगों ने प्रयोग के रूप में देखा। और जनरली जो डेमोक्रेट्स के साथ रहते हैं, तो मोदी और ट्रंप के जो रिश्ते रहे, चाहे वो नमस्ते ट्रंप रहा हो या फिर हाउडी मोदी रहे हैं, तो इसका कुछ असर भारतीय मूल के जो मतदाता है उस पर कुछ देखा जा सकता है? या इसके जवाब में हमारा ये कहना है कि यहाँ जो पूरी जो भारत की पॉपुलेशन है उसका पहले डिवीजन करके देखिए। एक डिवीजन है वो बिजनेस वाला पॉपुलेशन जो यहाँ अपने रोजगार करते हैं। जनरली उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है अफ्रीका से, जब ईदी अमीन और के जो हुए थे वो प्रॉब्लम, पटेल लोग हैं और हैं, वो लोग यहाँ आए एज ए रिफ्यूजी की तरह, उनको एक्सेप्ट किया अमेरिका ने भी, यूके ने भी। तो उनका झुकाव बिजनेस है और इनकी जो पॉलिसी रही है वो बिजनेस प्रो रही है। काफी उन्होंने टैक्स और गिराया, बिजनेस के और गिराया। तो उनका जो झुकाव है वो बड़ा नेचुरल जो है ट्रंप जी की तरफ है। और दूसरा विंग है वो पढ़ा लिखा और इंजीनियरिंग और मेडिकल और इस जो प्रोफेशनल साइड के जो लोग हैं यहाँ आए हैं, जो इमिग्रेशन पॉलिसी और से जो यहाँ आते हैं, उनका जो झुकाव इनकी तरफ नहीं हो पाया है। थोड़े बहुत लोग हैं उस विंग में जो बीजेपी और जो मोदी जी से ज्यादा प्रभावित हैं यहाँ, जैसे इनके आरएसएस का विंग है यहाँ यूएसए में, और तो उनका झुकाव जरूर जो है, जो कि मोदी जी ने यहाँ सब कुछ फंक्शन और किए, तो थोड़ा बहुत उनका झुकाव हुआ है। तो अगर मैं पूरी भारतीय पॉपुलेशन को देखूं तो ट्रंप जी को इन सारे चीजों में इनको 20% वोट जो है उस विंग के मिले हैं, तो बिजनेस क्लास विंग के, और जो मोदी समर्थक जो विंग है यहाँ का, स्पेशली द हार्डलाइन विंग जो है मोदी जी का, आरएसएस और टाइप का, उनका वोट इनको मिला है। बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं जो यहाँ यूएस में हैं, उन्होंने टोटल बाइकआउट किया है इनका, जैसा हमारी समझ है। बिल्कुल। कमला हैरिस का कोई असर पड़ा है? कमला हैरिस ने उत्साहित किया है वो जो प्रोफेशनल विंग के लोगों को, और उनका कोई असर जो है, जो 20% जो लोग हैं जो बिजनेस विंग से आते हैं, उनका असर उन पे ज्यादा नहीं है। नहीं, वो जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि ट्रंप के प्रति जा सकते हैं 20% वोटर, जो टोटल वोटिंग मेरे ख्याल में 19 लाख के आसपास हैं शायद वहां पे जो वोटर हैं भारतीय। इसमें से अगर जाते हैं तो कमला हैरिस को वो लोग वोट कास्ट करेंगे या फिर वहां पे भी नहीं? नहीं, ये तो वोट तो जो बाइडेन को मिलता है, तो हैरिस के नाम से तो अलग वोट तो होता नहीं है यहाँ, तो दोनों का कंबाइन होता है। जो बाइडेन को मिलता है वो इनकी नॉमिनेटेड वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ के जो सिस्टम में, उनका अलग से कोई वोटिंग नहीं होता है वाइस प्रेसिडेंट का। बेसिकली अगर वो नॉमिनेट कर दिए तो उनको मिल जाता है वोट। लेकिन कमला हैरिस जी का ये है कि जनरली जो
ये जो पूरी कंट्री है सदा से ही, अभी तो और भी ज्यादा डिवाइड हो गई है, ये ब्लू स्टेट और रेड स्टेट में डिवाइडेड है। इन जनरल अगर आप जाओ 2012 के इलेक्शन में, 8 के इलेक्शन में, 16 के इलेक्शन में, 20 के इलेक्शन में, तो ये जैसे यहाँ के 50 स्टेट्स हैं, तो उसमें कुछ स्टेट्स जो है वो ट्रेडिशनली जो है वो डेमोक्रेट्स को ही वोट देते हैं। बिल्कुल। और उन स्टेट्स की पॉपुलेशन जो है 80 to 70% जो पॉपुलेशन है अमेरिका की उन स्टेट्स में रहती है। और ये जो प्रोफेशनल्स की जो पॉपुलेशन है वो अधिकतर 80% जो है वो ब्लू स्टेट में है, जो डेमोक्रेटिक स्टेट है। और जो रेड स्टेट वाले जो लोग हैं वो रूरल इलाके हैं सारे, तो वहां पे ऐसे भी इंडियन ज्यादा नहीं रहते कि वो ज्यादा प्रभावित कर सके इलेक्शन के रिजल्ट को। अब जैसे मान लीजिए कि न्यूयॉर्क में बाइडन की लीड जो है वो 76 है और इनकी जो लीड है वो 36 है, तो गैप इतना बड़ा है, 40 पॉइंट्स का गैप है वहां। तो ये 2% अगर भारतीय अगर और बाइडन को भी दे दें तो उससे क्या फर्क पड़ता है। वो सेम ही सिचुएशन जो है वो आपकी कैलिफोर्निया की है। तो ये जो 4-5 सिटी जो है ना, शिकागो, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी के जो बड़े शहरी इलाके हैं, उसमें ही भारतीय डियास्पोरा जो है वो कन्फाइंड है। तो इनका वोट जो है मिले या ना मिले, वो बेसिकली एडवांटेज तो ब्लू स्टेट, क्योंकि अगर एक वोट से भी अगर कोई कैंडिडेट जीतता है कोई स्टेट से, तो उसके सारे डेलीगेट उसको मिल जाते हैं जी। तो इसलिए जो है हमारे हिसाब से जो है वो कोई भारतीय जो डियास्पोरा है उसका बहुत ही कम अफेक्ट आया है इस इलेक्शन में। मेन जो ये इलेक्शन है वो है रूरल, हाई स्कूल से नीचे पढ़े हुए जो गोरे हैं जो गांव में रहते हैं उनका, और शहरी लोगों का और पढ़े लिखे लोगों के बीच का ये इलेक्शन है जी। मैं एक चीज और देख रहा हूं कि यूएस का इलेक्शन डिफरेंट है, जैसे कि क्योंकि क्लियर करवाना चाह रहे थे हम कि अमेरिका का जो चुनाव है वहां वोटिंग जो है वो पार्टी के नाम पे जाता है, जो प्रेसिडेंट का फेस है उसके नाम पे वोटिंग होती है। हमारी तरह नहीं कि आपने एमएलए को किसी में दे दिया, मेयर के लिए इलेक्शन में किसी को दे दिया, पार्लियामेंट के लिए किसी अलग को दे दिया, ये सारी चीजें डिफरेंट है। यहाँ एक बात मैं जानना चाहूंगा, अभी मैं कुछ देख रहा था, आर्टिकल्स भी पढ़ रहा था, उसमें यूएस के पेपर्स ने भी कोट किया हुआ है, वहां जो सबसे ज्यादा जो डोनर्स है इलेक्शन का डोनेशन जो देते हैं, या तो वेपन मेकर्स जो हैं वो, या फिर दवा निर्माता हैं वो लोग जो ज्यादा दे रहे हैं। पैसा कोई भी खर्च करे, कहीं पे भी करे, वो पैसे देने के बाद व्यापारी हैं शुद्ध रूप से जो चंदा देते हैं, कोई किसान तो चंदा दे नहीं रहा है वहां पे, वो निश्चित रूप से वापस भी लेंगे, ये उनकी पॉलिसी है। कोई भी हो तो पैसा जो खर्चे, हिंदुस्तान हो चाहे अमेरिका हो। एक बात एक तबका ये उठा रहा है कि ट्रंप के वक्त गन कल्चर काफी पॉपुलर रहा है, और उसके बाद में स्टोर्स हो चाहे रेस्टोरेंट हो, मतलब एक बहका सा वातावरण रहा कि कोई कभी भी गोली चला सकता है। तो जब ये चीजें डिस्क्लोज हो रही हैं तो इसका मत प्रतिशत पे या मतदान पे या फिर जो आम मतदाता है उस पर कुछ असर आया? देखिए, ये जो हमारा जो परसेप्शन है, मैंने 35 साल यहाँ बिताए हैं जी। यहाँ पे जो सेकेंड अमेंडमेंट है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें दिया गया है, क्योंकि वो जो जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उस समय वो बड़े इंडिपेंडेंस, वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, उसमें मिलिशिया जो थी ना, जो अमेरिकन मिलिशिया थी, उसने बड़ा भाग ये किया था ब्रिटिश लोगों को ड्राइव आउट करने में, फ्रेंच लोगों को हटाने में। तो वो जो मिलिशिया के टाइम में जब वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तुरंत, तो एक जो सेकेंड अमेंडमेंट में एक अधिकार दिया गया अमेरिकन सिटीजन्स को कि दे कैन बेयर आर्म। तो आज उन्होंने ये मुद्दा बना रखा है, जो गांवों में रहते हैं जो लोग और जो थोड़े अनसिक्योर फील करते हैं, उन्होंने ये मुद्दा बना रखा है कि कल के दिन अगर फिर सिविल वार जैसी आ गई, कोई कंडीशन और अगर आ गई तो फिर है सो वो कैसे जो है उसको वो डील करेंगे। तो इसलिए जो है आर्म जो है ट्रेडिशनली वो रखते आए हैं, और एक बड़ी लॉबी है जो अभी आज ट्रम्प समर्थक है, वो बड़ी लॉबी है। मैं सर वापस लौट रहा हूं आप लोगों के पास में, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। अच्छा,
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं अमेरिका चुनाव और उससे जुड़े परिणाम जो भी होगा, लेकिन हर मुल्क ये जानना चाहता है कि अगर ट्रंप की वापसी होती है तो उनके संबंधों पे क्या फर्क पड़ेगा, और अगर जो बाइडेन आते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो हमारे साथ इस वक्त अटलांटा से अजय सुराना जी जुड़े हुए हैं और विदेश मामलों के जानकार राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। मैं हाल ही एक बड़ी महत्वपूर्ण भारत और अमेरिका के बीच वार्ता हुई दिल्ली में अभी, जिसे 2+2 का नाम दिया गया, जिसमें सामरिक महत्व के लिए और विदेश नीति के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बताई जाती है। ये क्योंकि ट्रंप के मिनिस्टर हैं, लेकिन एक दूसरी तरफ बात ये भी आती है कि राष्ट्रपति अमेरिका का कोई भी बने, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अमेरिकन फर्स्ट, ये उनका एक एजेंडा है और एक ही उनका एजेंडा है जिसपे चलते हैं। दुनिया के किसी भी कंट्री के साथ में उनका यही एक सिस्टम चलता है, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, कोई भी हो। चाइना के को लेकर कोरोना के दरमियान, क्योंकि देखिए ट्रंप जानते थे कि आज चाइना के साथ में जो सिचुएशन है वो चाहे व्यापारिक दृष्टि से हो चाहे दूसरी तरह से हो, अगर वहां टारगेट किया जाता है तो उन्हें पॉलिटिकल बेनिफिट मिल सकता है। एक कारण ये भी रहा, कोरोना तो रहा ही, लेकिन उसे बुलाने की भरपूर कोशिश की। अब ये कितना उनको बेनिफिट मिल पाएगा चीन के खिलाफ बोलने से, ये तो मैं अजय सर से जानना चाहूंगा। लेकिन मैं 2+2 पे आपके साथ जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में अगर जो बाइडेन आते हैं तो इस पे कुछ असर पड़ेगा, या जो बिल्कुल एक बार जो चर्चा हो चुकी है वो फॉलो होगी, चाहे राष्ट्रपति कोई भी बने, आगे भी वो उसी तरह से बढ़ती रहेगी। देखिए योगेंद्र जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अमेरिका की विदेश नीति पे कोई बहुत असर नहीं पड़ता है पर्सनैलिटी बदलने के। केवल इतना फर्क पड़ेगा कि ट्रंप के टाइम में जितना अमेरिका वोकल और एक्सप्रेस है कि अमेरिका फर्स्ट, डेमोक्रेट्स थोड़ा लिबरल चेहरा लेके ह्यूमन राइट्स की, डेमोक्रेसी की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करके जो कुछ ग्लोबल वैल्यूज हैं उनके साथ अपना उदार दृष्टिकोण सामने रखेंगे। जो आधारभूत चीजें हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि जब 2+2 बात यहाँ हो रही थी, उसी समय बीजिंग में शी जिनपिंग अपनी पार्टी के जो टॉप 200 लीडर्स हैं उनको ब्रीफ कर रहे थे सिचुएशन की, अमेरिका और भारत के बीच जो बातचीत हो रही है उसका चाइना के लिए क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है। उसके तुरंत बाद अभी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना 5 ईयर प्लान भी तैयार कर लिया है और 2035 तक चाइना के गोल क्या होंगे वो तय कर लिया है। तो अमेरिका इसके बारे में अवेयर है कि चाइना से डील करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आज तक अमेरिका ने चाइना से 2 लड़ाइयों में हार खाई है। एक तो कोरिया के मामले में शुरू में चाइना, जब कम्युनिस्ट चाइना बना उस समय अमेरिका को अपने हार का सामना करना पड़ा। कोरिया को लेके कोरिया का डिवीजन हुआ, नॉर्थ साउथ कोरिया, और वो प्रॉब्लम अभी तक चल रही है। अमेरिका के लिए नॉर्थ कोरिया एक रोग स्टेट के रूप में, एक सरदर्द के रूप में है। दूसरा, वियतनाम में अमेरिका और चाइना आमने सामने थे तो अमेरिका को बुरी तरह अपने मुंह की खानी पड़ी। तो अमेरिका चाइना के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आना चाहता। एक तो ये राजनीतिक और सामरिक कारण है। दूसरा कारण है अमेरिका की इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी से इतने एंटेंगल हो गई है कि अमेरिका डायरेक्ट चाइना के कन्फ्रंटेशन में एक सीमा से आगे नहीं आना चाहता है। तो इसके लिए भारत को आगे करना चाहता है और इसीलिए अमेरिका ये चाहता है कि भारत किसी न किसी रूप में अमेरिका का अलाई बन जाए, अलायंस में आ जाए। भारत अलायंस में नहीं जाना चाहता, भारत पार्टनरशिप चाहता है। भारत की पार्टनरशिप रशिया से भी है, बहुत अच्छी पार्टनरशिप है, और इवन चीन के साथ। जब मनमोहन सिंह जी के टाइम में चीन के जियाबाओ यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा कि भारत और चीन की पार्टनरशिप ऑफ द सेंचुरी है, इस सदी की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है दुनिया में। तो ऐसी बातें कहें तो भारत की पार्टनरशिप सभी देशों से, चाइना से भी है, रशिया से भी है, और दूसरे देश हैं उनके साथ भारत पार्टनरशिप चाहता है, अलायंस में सम्मिलित नहीं होना चाहता। यह भारत की परंपरागत नीति है और वर्तमान सरकार भी उस परंपरागत नीति से हटना नहीं चाहती है। अमेरिका ये चाहता है कि किसी न किसी रूप में भारत अलायंस पे आ जाए तो चाइना पे दबाव बने। जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है जो क्वेड बनाया है, इंडो पैसिफिक में चाइना को कंटेन करना है, चाइना को जो मैरीटाइम पॉलिसी है और जो इंडियन ओशियन में चाइना जिस तरह का प्रभाव बढ़ाना चाहता है। और इसीलिए 2+2 के बाद में अमेरिका के
जो विदेश मंत्री थे वो यहाँ से श्रीलंका गए, श्रीलंका से बातचीत की, श्रीलंका को भी अपना पार्टनर बनाने की बात कही, उसके बाद मालदीव, इंडोनेशिया गए। तो ये चाइना को कंटेन करने की स्ट्रेटेजी है, लेकिन चाइना के साथ वोट वार अमेरिका नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसमें उलझ गया तो अमेरिका को ज्यादा नुकसान हो सकता है एक महाशक्ति के रूप में, क्योंकि चाइना ग्रेजुअली अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है। तो अमेरिका और चाइना के बीच में दुश्मनी का वातावरण तो रहेगा। चाइना और इंडिया के बीच में बहुत से मत भिन्नता हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि चीन और भारत के बीच में दुश्मनी हो। अमेरिका और चीन के बीच में दुश्मनी इसलिए है कि चीन अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है, नंबर 1 पहुंचना चाहता है, अमेरिका उसको बिल्कुल नहीं चाहता है। तो देशों के बीच में विवादास्पद मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन दुश्मनी हो जरूरी नहीं। तो भारत, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के साथ अलायंस करेगा, और अमेरिका अलायंस चाहता है, चाहे बिडेन आए चाहे ट्रंप आए। तो उस मुद्दे पे, उस इश्यू को लेके अमेरिका की विदेश नीति में कोई आधारभूत परिवर्तन होने वाला बिल्कुल नहीं है। जी अजय सर, आपके पास आना चाहूंगा मैं। कोरोना के ये इलेक्शन थोड़ा डिफरेंट नेचर का यूं भी है कि कोरोना काल में इलेक्शन हो रहा है। जैसे आपने कहा भी कि पिछली बार जितने वोट डले थे उतने तो हम जो कहते हैं बैलेट पेपर, बैलेट वोटर जो कहते हैं, उस तरह से आपके गए हैं 10 करोड़। दूसरा, चाइना के खिलाफ लगातार ट्रंप बोलते रहे लगातार, और चाइना से जिन मुल्कों की थोड़ी भी कटुता है, जिनसे लगा कि चाहे व्यापारिक दृष्टि से हो चाहे सामरिक दृष्टि से हो, उसमें अपनी टांग फंसाने की पूरी कोशिश की है। तो ये क्या इस तरह से है कि एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उन्होंने कोशिश की? अमेरिकन कैसा देखते हैं? क्योंकि भारत में अगर पाकिस्तान के साथ में कोई बात आती है तो लोग जोश भरने की कोशिश करते हैं, क्या अमेरिका में भी इसी तरह से रहा है? देखिए, मेरा दृष्टिकोण जो है वो है अबाउट फ्रेंडशिप बिटवीन द नेशंस। देयर 2 टाइप ऑफ फ्रेंडशिप आदमियों के बीच में वैसे ही होते हैं। एक होता है कि प्राइमरी इंटरेस्ट फ्रेंडशिप, एक होता है सेकेंडरी इंटरेस्ट फ्रेंडशिप। तो जैसे अभी जो कुछ पिछले 6-7 महीनों में जो प्राइमरी इंटरेस्ट ऑफ फ्रेंडशिप जो इंडिया के साथ रियली ट्रूली डेवलप हुई है, वो है जापान की, वो है इजराइल की, वो है ऑस्ट्रेलिया की, वो है वियतनाम की, वो है कुछ यूरोपियन नेशंस जो कि इसके विक्टिम है, हार्ड लाइन टेररिज्म के विक्टिम हो रहे हैं। जैसे वियना में जो है कुछ घटनाएं हुई हैं, अभी जो है फ्रांस में जो घटनाएं हुई हैं। सो दे आर मीटिंग दैट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विथ ए प्राइमरी इंटरेस्ट, और उनका इंटरेस्ट बड़ा जेन्युइन है, क्योंकि उनका जापान है, उसके आइलैंड पे चीन ने दावा कर रखा है। जो साउथ चाइना सी में जो ये कुछ नाकेबंदी कर रहा है चीन, उससे वियतनाम और फिलीपाइन और ये सब जो अफेक्टेड है, दे आर द प्राइमरी इंटरेस्ट, एंड ऑस्ट्रेलिया अफेक्टेड है। दीज आर द प्राइमरी इंटरेस्ट डिप्लोमेसी, जिसमें ये जेन्युइन डिप्लोमेसी डेवलप हो रही है। जैसे अभी जापान ने डिक्लेयर किया, कोई भी जो है चीन से अगर कोई अपनी फैक्ट्री उठा करके इंडिया में लेके आता है तो हम उसको सब्सिडी देंगे। दैट इंडिकेट्स ए प्राइमरी इंटरेस्ट ऑफ ए जेन्युइन नेशन। यूएस के जो है वो 3 इंटरेस्ट हैं। एक जो ये प्राइमरी इंटरेस्ट वाले जो ग्रुप नेशंस हैं, जैसे इजराइल हुआ, जापान हुआ, ताइवान हुआ, साउथ कोरिया हुआ, उसके ये ट्रेडिशनली हंड्रेड्स ऑफ ईयर से, ऑस्ट्रेलिया हुआ, उसकी इनकी कंसिस्टेंट फ्रेंडशिप रही है अमेरिका की, विथ ए प्राइमरी इंटरेस्ट जो अभी जो दिखा रहे हैं इंडिया के साथ। उनके अमेरिका के रिश्ते बहुत लंबे रहे हैं उनके। तो फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड इज योर फ्रेंड, राइट? सो तो इनका जो इंटरेस्ट है इंडिया में वो सेकेंडरी है। एक तो जो है कि वो जो इसके जो फ्रेंडली नेशंस रहे हैं, इजराइल और जापान एंड ऑल, उनके अगर रिलेशन अच्छे हो जाते हैं स्ट्रेटेजिकली डिफेंस वाइज, तो इनकी चिंताएं कम होती है, उन देशों की रक्षा करने में और करने में इनकी चिंताएं कम हो जाती है अमेरिका की। एंड दे वांट टू मिनिमाइज देयर फुटप्रिंट, वेदर इट इज एशिया और यूरोप, कहीं पर भी ये ट्रंप का ये रहा है कि अपना फुटप्रिंट कम करना चाहते हैं। अगर वो फुटप्रिंट कम करते हैं तो जो प्राइमरी नेशंस हैं, जो इनके ट्रेडिशनल फ्रेंड रहे हैं अमेरिका के, वो दे फील बिट्रेड। तो एक तो वो कारण है कि अमेरिका जो है प्रो इंडिया बात कर रहा है। वो डेमोक्रेट्स भी करते थे, ये ज्यादा करते हैं, बहुत वोकल हैं ये अभी, क्योंकि अभी बहुत जो चाइना के जो कुछ एक्शंस हुए हैं लास्ट 3-4 महीने में, कोरोना को लेके पूरी दुनिया जो है इनके ऊपर जो है डाउट करती है चाइना के ऊपर, और इनकी जो विस्तारवाद की नीति रही है, जो
इंडिया के साथ में और जापान के साथ में और साउथ चाइना सी और के साथ में, उसको लेकर के भी है सो इनका इंक्लिनेशन रहा है। तो नो मैटर, जैसा अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि नो मैटर वो डेमोक्रेट्स है एंड ऑल है, वो कोर जो इनकी जो प्रिंसिपल्स हैं और जो थर्ड इंटरेस्ट जो अमेरिका का है वो भी सेकेंडरी नेचर का है। वो है कि इस आर्म रेस में जब ये सब कुछ हो रहा है और अमेरिका के पास में तो शर्ट तो सेल करने के लिए नहीं है ना, बाइसिकल है जो भारत खरीद सकता है, या पंखे नहीं है अमेरिका, उनके पास तो आर्म्स है या टेक्नोलॉजी है हाई लेवल की। तो इमीडिएटली कहां इनको वाणिज्य का फायदा मिल सकता है इंडिया से, तो वो एक सेकेंडरी इंटरेस्ट है इनका। सो हमारे हिसाब से इज ऑल लाइक यू कैन डिवाइड द वर्ल्ड बाय देयर इंटरेस्ट। इनका प्राइमरी इंटरेस्ट क्या है, सेकेंडरी इंटरेस्ट क्या है, और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट क्या है। जैसे अमेरिका के साथ में उनके जो ट्रेडिशनल फ्रेंड है उनका इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है कि भाई इनकी मदद हो जाए तो हमारी भी मदद हो गई, है कि नहीं। सो ऐसे मैं देखता हूं इनका, और राजनीति का बहुत थोड़ा सा हिस्सा रहा है, क्योंकि ये जो भारतीय जो यहाँ के जो वोटर्स हैं उनका असर ट्रंप के जो इलाके हैं जहां वो जनरली जीतने की स्ट्रेटजी बनाते हैं उन पर बहुत असर नहीं है। जी, एक बात और थी यहाँ पे, जैसे मैंने ये तो जानना चाहा क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि क्या वहां पे भी इसी तरह के लोग सोच रखते हैं। यहाँ जैसे मैंने पहले भी कहा कि गन कल्चर जो है वो ज्यादा बना, अपने खुद ने भी बताया कि वहाँ टेक्नोलॉजी और वेपन्स दवा मूल काम जो है ये है वहां पे, और बड़े डोनर भी यही हैं भी जो चुनावी चंदा दे रहे हैं। ऐसे में लोग, क्योंकि चर्चाएं रही हैं वहां पे कि ये लोग पैसा दे रहे हैं और पैसे की वजह से चुनाव 11,000 करोड़ के आसपास का चुनाव बताया जा रहा है, कितना पैसा खर्च हुआ है। क्योंकि एक तो लिमिट नहीं है वहाँ चुनाव में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, भारत की तरह नहीं है कि आपको इतना पैसा देना है, वो भी कागजों में कहा जा सकता है भारत में भी हालांकि, लेकिन अमेरिका का इलेक्शन एक डिफरेंट तरीके का इलेक्शन जो पैसे की तरह से देखें, तो वहां कुछ चर्चाएं रही हैं इस तरह की लोगों के बीच, मतदाता के बीच, कि हाँ इससे तो गन कल्चर और हावी होगा जिसको लोग हटाना चाहते हैं। अगेन इसमें जो गांवों में रहते हैं, जो इसको जैसे अगर आप अमेरिका के गांव में जाएंगे तो मीलों तक अगर आप गाड़ी चलाओगे तो 4 लोगों की बस्ती मिलेगी, फिर मीलों तक चलाओगे तो एक तो ये रीजन है कि उनको अपनी सिक्योरिटीज के लिए बाय द टाइम पुलिस ऑफिसर गिव देम सिक्योरिटी अम्ब्रेला एंड ऑल, जो गांव में रहते हैं उनके लिए एक नेसेसिटी टाइप की गन रखना। तो एक तो ये है, तो उनको ये नहीं चाहते हैं कि ऐसे नियम आए, और शहर वाले जो है वो नहीं चाहते हैं कि ये गन हो, क्योंकि वो गन जो है मिसयूज होती है शहर में, क्राइम का जरिया है, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है गन के लिए। आप जो है वो असॉल्ट राइफल्स जो मिलिट्री में यूज होती है वो अपने घर में रख सकते हो, तो उससे लोग डरते हैं। कई जो बच्चे होते हैं, नादान बच्चे होते हैं, आपने कई बार सुनी होगी न्यूज की, स्कूलों में जाकर जो शूटिंग कर देते हैं, कई मर जाते हैं। यहाँ ड्रग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ गाँव में, जो there are lot of addicts in some part of the cities and villages, तो उसको लेकर के भी लोग डरे हुए रहते हैं कि अगर कहीं उसके मानसिक अगर उसकी बीमारी हो और हो तो कहीं जाकर मास शूटिंग नहीं कर दे कहीं और जाकर के। तो इसको लेकर के जो पढ़े लिखे लोग हैं, दे हेट दिस कल्चर एंड दे वांट टू गेट रीड ऑफ दिस। लेकिन जैसे जैसे ये बात होती है, अब चूंकि ये तो सेकेंड अमेंडमेंट में है, यू हैव अ राइट टू बेयर द आर्म, तो जो गांव वाले ये सोचते हैं कि उनकी ये फ्रीडम वो जो है, क्योंकि यहाँ का जो डेमोक्रेसी का जो बेस है वो है फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम। यहाँ पर जब बच्चा 18 साल का होता है, भलाई वो अभी हमारे नेबरहुड में डेल्टा के सीईओ का घर है जहाँ मैं रहता हूँ, और उसका बेटा जो है एक बार जो है सो छोटे में आया और वो कुछ हमसे कहता हम तुम्हारी लॉन काट देंगे। मैं कह रहे यार तुम डेल्टा सीईओ के लड़के हमारी लॉन क्यों काटोगे? लेकिन अगर आप उनके इसमें देखें तो दे गिव ए वैल्यू टू इंडिपेंडेंस, कि वो जितना जल्दी हो सके वो बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए और अपना नेस्ट छोड़ करके उठ जाए। 18 के बाद में उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं यहाँ के, इतनी दे हैव ए वैल्यू फॉर द फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम। इसीलिए वो जो फैमिलीज भी हैं वो भी बड़ी एकांकी हैं फैमिली जो है वो, और लोनलीनेस भी है अगर उसका साइड इफेक्ट आप देखोगे। तो गन कल्चर इज वेरी मच इंटरट्वाइंड इनटू दिस सोसाइटी। जैसे कि कई पुराने जमाने में पर्दा सिस्टम था या सती प्रथा थी। अब आप अगर उस समय अगर उसको विवाद को उठाओ, जो राजा राममोहन राय ने उठाया था विवाद को, तो उसमें जो है बड़े जो है जो एक दिन एकदम से कट्टरवाद से खड़ा हो गया कि भाई ये तो हमारे वजूद का सवाल है ना, पर्दा सिस्टम जो हमारे वजूद का सवाल है, सती प्रथा हमारे वजूद का सवाल है।
और एक सिस्टम जो है उनको रिफॉर्म करना चाहता था कि भाई ये आज के जमाने में समय के साथ धर्म भी बदलता है, हर चीज बदलती है, अब कौन से जो है इन्वेजन हो रहे हैं कि तुम्हारी औरत को कोई जो है खतरा है और है कि उसको जलाना पड़ रहा है कि नहीं। तो सेम सिचुएशन इसमें भी है। ये जब भी गन की बात चलती है वो सोचते हैं कि उनके आइडेंटिटी के ऊपर ये आक्रमण है, इसको लेकर के वो ज्यादा हल्ला करते हैं। इसमें ये जल्दी जाने वाला नहीं है गन कल्चर, ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर से है यहाँ पे, और इसको हटाने के लिए एजुकेशन की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है। सरकार से किसी का मुद्दा ही नहीं, अगर कोई मुद्दा उठाता है इलेक्शन का तो वो बेसिकली वो हारता है इसको लेकर के। और बाइडेन ने भी बहुत बड़ा मुद्दा इसको उठाया नहीं, इसको वो कहा कि हाँ जो असॉल्ट राइफल्स हैं, जो बहुत ही खतरनाक किस्म के हथियार हैं, उनको मैं जो है वो पंजीकृत करूंगा, उनको थोड़ा लाइसेंसिंग की, हाँ उसके अलावा उन्होंने ज्यादा इसका मुद्दा नहीं उठाया था। सिंह साहब, आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। सामरिक के साथ साथ एक फॉरेन पॉलिसी जो है उसको लेकर के भी पूरा ध्यान रहता है कि क्या रहेगा। चलिए, लेकिन आपको ध्यान होगा कि जब मोदी गए थे यूएस तो उन्होंने कहा कि अब की बात ट्रंप सरकार, इसको लेकर के काफी चर्चाएं रही थी, वहां के मीडिया में भी चर्चा रही, भारतीय मीडिया में भी चर्चा रही। तो समीक्षक किस तरह से देखते हैं इसको? समीक्षक कुछ कहते हैं कि हाँ, ट्रंप के साथ में भारतीय गवर्नमेंट है उसका काफी एक अच्छा रोल रहा, या फिर ट्रंप को हिंदुस्तान में बुला करके और एक मैसेज देने की कोशिश की। समीक्षक किस तरह से देखते हैं सिंह साहब? देखिए योगेंद्र जी, मुझे नहीं लगता कि इसका वोटिंग टर्नआउट और वोटिंग बिहेवियर पे कोई असर पड़ा है जी। ये व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं। जब ओबामा यहाँ आए थे तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा मैं बराक माय फ्रेंड, तो ये बातचीत करना, ये पर्सनल सेंटिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव कितना होता है मुझे नहीं लगता कि प्रभाव हुआ है। क्योंकि जैसा अजय जी ने मेरी जो समझ है अमेरिकन समाज और राजनीति की, उसको सब्सटेंशिएट कर दिया। अमेरिकन फ्रीडम लवर्स हैं, और इसीलिए जब कोविड को लेके लॉकडाउन हुआ तो लोग सड़कों पे आ गए कि हमारी ये फ्रीडम को कर्टेल करने का प्रयास है, तो वहां पर्सनल फ्रीडम को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अब अमेरिका में मुझे ये जो संकट आता लग रहा है, वो संकट जब गुलामी प्रथा को खत्म किया था और अमेरिका पूरी तरह पोलराइज हो गया था, और 13 स्टेट्स ने एक कॉन्फेडरेसी बनाने की कोशिश की थी, और उसमें अमेरिका ने मिलिट्री भेज के कंट्रोल किया था। कहीं ऐसा न हो कि अब स्थिति ऐसी आ जाए, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि वो इलेक्शन रिजल्ट्स को अगर हारते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये तो इलेक्शन फ्रॉड है। और पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन को लेके काफी प्रॉब्लम्स हैं वहां पे, तो किस तरीके से होगा वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, फिर हो सकता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करे, तो किस तरह की क्या स्थिति आती है। लेकिन अमेरिका की आज की राजनीतिक स्थिति है, आंतरिक राजनीतिक स्थिति, वो बहुत एक्सप्लोसिव है। अब क्या डायरेक्शन लेता है ये हम इतना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ज्यादा ध्रुवीकृत राजनीति है और एक एक्सप्लोसिव स्थिति है। तो ऐसे में अगर हम भारत के साथ संबंध देखें तो भारत के साथ संबंध ज्यादा बिगड़ेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है कि बाइडेन आ जाएं तो वीजा को लेके थोड़े लिबरल हो जाएं ट्रंप के कंपैरिजन में, माइग्रेंट्स को लेके कुछ सीमा तक लिबरल हो जाएं, क्योंकि अमेरिका देश ही ऐसा है जो माइग्रेंट्स का है। दुनिया के सब देशों के लोग अमेरिका में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई ये कहे कि मैं अमेरिकन हूं, तो अमेरिकन तो रेड इंडियंस हैं, जो एबोरिजिनल्स हैं, वो ये कहेंगे, तो सब माइग्रेंट्स हैं। तो उनको एक ही तरीका है कि फ्रीडम बनी रहे, एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो। इसमें अमेरिकन जनता इसके लिए तैयार है, और इसीलिए ट्रंप का जो एक्सट्रीम स्टैंड है उसको अमेरिकन जनता समर्थन नहीं कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जिस तरह के फ्रीडम की बात करते हैं, और अमेरिका की महाशक्ति की स्टेटस है, वो भी तभी बनी रह सकती है कि उसका उदार चरित्र हो। अगर एक्सट्रीम चरित्र की तरफ जाता है तो अमेरिका को नुकसान होगा। लेकिन एक चीज निश्चित है कि भारत के साथ संबंध अच्छे होंगे, चाहे वो ट्रंप रहे चाहे बिडेन रहे। लेकिन बिडेन के टाइम पे अमेरिकन जो वहां पे डायस्पोरा है उसको कुछ ऐसा उनकी समझ है कि हमें सहूलियत मिल सकती है, वीजा के मामले में उदार हो जाएंगे, जो माइग्रेंट्स हैं अलग अलग देशों के, उनको भी कोई ज्यादा परेशानियां नहीं होगी, हम फ्रीली बिजनेस करेंगे। ट्रंप का यह है कि वो प्रो बिजनेस रहे हैं,
तो उसमें टैक्स रिबेट वगैरह है। लेकिन ओबामा ने जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास है उसके लिए जो काम किया था उसको बिडेन वापस शुरू करेंगे, जैसे ओबामा केयर है या दूसरी एक्टिविटीज है। भरोसा बना था उससे मध्यम वर्ग जिसका आप जिक्र करना चाह रहे हैं, उसमें डेमोक्रेट का एक भरोसा और बना था कि बराक ओबामा ने जिस तरह से काम किया उससे ये नतीजे सामने आ सकते हैं। मैं अजय सर के पास में एक बार फिर जाना चाहूंगा। सर, यहाँ दो बातें मैं जानना चाहूंगा। एक तो ये बात उठती है कि ट्रंप हमेशा से इस बात के पक्षकार रहे हैं कि मेरे श्वेत वोटर जो हैं उन पे पूरी तरह से कब्जा रहे, और पिछले दिनों जो घटना हुई लिंग भेद को लेकर के काफी चर्चाएं भी चली। ये कुछ इस तरह की बातें आती हैं साथ में कि श्वेत अश्वेत ट्रंप के टाइम पे ज्यादा रहा। दूसरा, 1904 से मैं अभी कुछ बारीकियां पढ़ रहा था कहीं पे, तो 1904 से ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें कहा यह जा रहा है कि पहले कभी भी जो चुनाव हुआ पता लग जाता था कि हाँ वोटिंग के दरमियान कि अमेरिका की दिशा क्या होने वाली है, रुख कहां पे है हवा का, चुनावी हवा का। लेकिन इस बार नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब कड़ा मुकाबला है, इसका आपने जिक्र भी किया। लेकिन ये श्वेत वोटर के साथ साथ, क्योंकि उनको ये भी लगता था कि भारतीय मूल के जो लोग हैं अगर वो मेरे पक्ष में आते हैं, उसकी पूरी कोशिशें भी की। लेकिन वीजा को लेकर के जो अड़ंगे बीच बीच में लगाए इन्होंने, तो श्वेत और भारतीय मूल के जो वोटर रहे उनको पटाने की कोशिश की, और इनके बाद में पोलराइज इस तरह से करने की कोशिश की गई, क्योंकि सरकार ने उसे बहुत ज्यादा वो नहीं किया, और ये तक कहना पड़ा ट्रंप को कि आप खामोश रहिए, पुलिस अपने आप हैंडल कर लेगी जो कुछ स्थितियां बन रही हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। तो इससे कैसे देखते हैं लोग? यहाँ पे एक मूवमेंट शुरू हुआ था 3-4 महीने पहले। आपको ध्यान होगा कि एक ब्लैक जेंटलमैन वॉक कर रहा था और उसको पुलिस ने पकड़ा, और पकड़ करके उसकी गर्दन में अपनी नी डाल करके वो वहां उसकी हत्या हो गई 2-3 पुलिस वालों के साथ में। दैट गेव बर्थ टू ए BML, ब्लैक लाइफ मैटर मूवमेंट जी। तो वो जो मूवमेंट जो शुरू वो अभी भी है। तो ये रेसिज्म जो है वो कंटिन्यूअसली जो है यहाँ का प्रॉब्लम रहा है, और इस पे जो है एक रिफॉर्म की जरूरत है। यहाँ बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। उस घटना के बाद में 4-5 ऐसे भी केस हुए पुलिस ब्रूटालिटी के और कि जिसमें कई जो है वो मर गए। तो उनका जेन्युइन है ये जो उनकी जो डिमांड है। लेकिन ट्रंप साहब ने इस इलेक्शन का माहौल देखते हुए उसको उन्होंने कम्युनिस्टिक जो है एंटीफा करके यहाँ बोलते हैं, इन्होंने इसको ये दिया कि वो जेन्युइनली आई एम द बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ द ब्लैक कम्युनिटी। उन्होंने जो मुद्दा उठाया इलेक्शन में, और वो कहते हैं ये तो सारे जो है वो जो कम्युनिस्ट हैं वो सत्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे हमने कहा कि वो कई झूठ बोलते हैं, और ये भी एक बड़ा झूठ है उनका कि उन्होंने जो है उसका पूरा रुख ही बदल दिया कि भाई एक जो जेन्युइन सोशल प्रॉब्लम है कि जो है पुलिस जो है उसकी एक लिमिट होती है कि कैसे हाउ यू हैंडल किसी को आप इंट्रोगेट कर रहे हो या कर रहे हो, तो आप खुलेआम जो है उसको गोली थोड़े मार दोगे ऐसे। उसके लिए कोर्ट बना है, अगर उसने क्राइम किया है तो कोर्ट। और तो इसमें जो है काफी रोष रहा है जो ब्लैक कम्युनिटी का। और ये जो अभी जो बाइडेन के पीछे जो अभी चार्ज अप है ये ब्लैक लोग, उसका जनरली वो वोट कम करते हैं। ब्लैक जो होते हैं वो बहुत कम वोट करते हैं उनका, क्योंकि पढ़े लिखे भी कम है, मजदूरी में है ज्यादा वो और है, तो उनकी वोटिंग परसेंटेज कम रहती है। लेकिन इस बार जो है उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए वोटिंग करने के, क्यों उनमें जेन्युइन एक गुस्सा है कि हमारे साथ में अत्याचार अभी भी हो रहा है, इस समाज इतना सभ्य हो चुका है फिर भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसा लगता है सर ये तो मुझे कि अगर ऐसा है तो बाइडेन के पक्ष में वोट किया उन्होंने, जो रुख लगता है। हाँ, दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा कि श्वेत वोटर्स को खारिज नहीं करना चाहते, वो अपने पक्ष में हमेशा बनाए रखना चाहते हैं। और वीजा पॉलिसी को लेकर के बीच बीच में आपको ध्यान होगा कई बार हर्डल पैदा की इन्होंने, और चर्चाएं भी काफी कुछ रहती रही, और स्थिति ये बनी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बात करनी पड़ी इंडियंस के वीजा पॉलिसी को लेकर के। तो ये जैसे एश्वेत हैं वो खारिज नहीं कर सकते थे ट्रंप के उन बयानों को, या फिर जिस तरह की स्थितियां उन्होंने फेस की, ऐसे ही भारतीय भी सोच के बैठे थे कि ट्रंप साहब झूठ बोलते हैं और कब क्या कर बैठे कोई पता नहीं है।
तो हम जिस ट्रैक पे चल रहे हैं वहीं चलेंगे। इनके खुद की पार्टी ऐसा सोचती है, इनके जो पार्टी के जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो उनकी अनसुनी कर देते हैं कई बातों की। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो बड़े बुद्धिजीवी अच्छे लोग हैं, रिपब्लिकन पार्टी में ऐसे नहीं है कि वहां अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और लेकिन वो अनसुनी इनकी कर देते हैं क्योंकि ये जो इन्होंने एक जो खास जो रूरल इलाका के जो अनपढ़ या जो कम पढ़े लिखे जो श्वेत समुदाय के जो लोग हैं उनको उन्होंने बड़ा ये क्या कहते हैं उसको कि गैल्वनाइज कर लिया अपने पक्ष में। और चूंकि यहाँ 2 ही पार्टी सिस्टम है, कोई मल्टी पार्टी सिस्टम है नहीं यहाँ का, तो उसको लेकर के ठीक है, अभी ब्रेक के बाद में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी नहीं सर, आप रेगुलर रखिए सर, रेगुलर रखिए आप। हाँ तो वो जो अश्वेत जो लोग हैं वो इसको लेकर के काफी ये दुखी हैं, इस सारे खेल को लेकर के। और इसमें होता क्या है कि ये जो ट्रंप की जो पार्टी के सदस्य जो उनका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ पावर है, यहाँ जैसे कांग्रेस, सीनेट और प्रेसिडेंसी, पूरा पावर जो है 3 भागों में बटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट जो है प्रधानमंत्री को चुनती है और पार्लियामेंट ऑलवेज उनके साथी में वोट देती है, ऐसा नहीं है अमेरिका में। तो लेकिन इन्होंने एक नई चीज की है ट्रंप ने इन 4 सालों में, उन्होंने जो अपना जो बेस है उसको इतना ज्यादा अपने मुट्ठी में कर लिया है कि ये सारे जो रिपब्लिकन जो सीनेटर्स और कांग्रेसमैन हैं वो बड़े डरते हैं इनसे कि इनके अगर 5% वोट अगर इनके कहने से, ही इज वेरी ओपन इन दैट, कि वो जाकर के इलाके में बोलते हैं कि ये हालांकि रिपब्लिकन सीनेटर है लेकिन ये हमारे पक्ष में नहीं है, तो इसको हरा अपने ही पार्टी के एमपी को हरा देते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है, जैसे एक यहाँ अटॉर्नी जनरल थे सेशन करके, इन्होंने जो है जब इनके ऊपर मुलर का आयोग लगा था कि रूस से इन्होंने मदद ली थी लास्ट इलेक्शन में, तो मुलर कमीशन बैठा था, तो उसमें इन्होंने अपने को अलग रखा, रिक्यूज कर लिया कि उन्होंने जो है कुछ रशियन लोगों से बात की थी, उन्होंने कहा कि भाई ये अच्छा मतलब इज नॉट ए मोरल स्टैंड फॉर मी कि आई शुड बी विद ट्रम्प इवन दो आई एम हिज लॉ मिनिस्टर। समझ गया ना? तो अभी वो खड़े हुए, तो उनको ट्रम्प ने जाकर के हरा कि इसको मत वोट, वो हार गए बेचारे, क्योंकि 5% वोट रिपब्लिकन पार्टी के विद इन द पार्टी बहुत मीनिंग रखते हैं। और इस तरह करके इन्होंने क्या कर रखा है कि सबकी आवाज बंद कर दी इन्होंने। तो इसको लेकर के लोग बड़े डरते भी हैं, जो दूसरे जो डेमोक्रेटिक साइड के लोग हैं और हैं, वो डरते हैं कि ही इज मोर लाइक ए डिक्टेटर देन ए बिलीविंग इन डेमोक्रेसी। तो इस तरह करके बड़ी शंकाएं हैं इनको लेकर के कि भाई ये जो है बड़े डिक्टेटर टाइप का इनका बिहेवियर रहा है इन 4 सालों में। जी सर, खुद की पार्टी के ना केवल अमेरिका में अमेरिका के चुनाव परिणाम को लेकर के दुनिया के तमाम मुल्क में चर्चा है कि ट्रंप वापसी करेंगे या फिर जो बाइडेन बनेंगे। हालांकि दोनों तरफ से दावे भी की जा रहे हैं कि जीत हमारी होगी। जश्न, ट्रंप ने कह दिया कि हम जश्न की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बाइडेन भी कहा है कि हम जीतने की ओर हैं। तो देखिए होता है क्या, लेकिन फिलहाल हम जो समझना चाह रहे थे कि आम मतदाता वहां का क्या सोचता है, समीक्षक क्या सोच के चलते हैं कि अगर ये जीतते हैं तो जो बाइडेन जीतते हैं तो क्या होगा, ट्रंप जीतते हैं तो क्या होगा। लेकिन रिजल्ट वही है कि अमेरिकन की नजर में अमेरिका फर्स्ट है, और उसी के साथ में पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी तैयार करते हैं। बेशक चेहरा व्हाइट हाउस का कोई भी हो, लेकिन पॉलिसी वही स्टैंड करती है। हो सकता है कि ट्रंप जी के आने की वजह से कुछ स्थितियां बदली हो, बड़बोलेपन की वजह से, या फिर वो जिस तरह से उनकी सिस्टर ने कहा कि मेरा भाई फरेबी झूठ बोलने वाला एक बहुत बड़ा इस तरह का चेहरा है, तो वो कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जो एक कहा जाए कि मीडिया में चर्चाओं का विषय बने, सोशल मीडिया पे ओटीटी पे लोग चलाते रहें, बस वो इस दृष्टि से देख सकते हैं। लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो स्थायी रूप से होते हैं। जैसे भारत में आप देखिए कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उस तरह से, और वो रेगुलर उसी पॉलिसी को फॉलो करते हैं किस मुल्क के साथ में क्या स्थितियां बन रही हैं और अब हमें क्या स्टैंड लेना चाहिए, और जो भी बने स्थितियां वही रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय सर, अटलांटा से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और किरोड़ी सिंह सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।